नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे नए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत। पूरी दुनिया में प्रेस फ्रीडम पर नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एडवोकेसी ग्रुप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने प्रेस की आज़ादी के मामले में इस वर्ष भारत को दुनिया के 180 देशों में 133वें स्थान पर रखा है। यानी प्रेस फ्रीडम के मामले में दुनिया के कम से कम 132 देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत से बेहतर हालत में हैं। हमारे पड़ोस के कुछ लोकतांत्रिक तो कुछ अर्ध लोकतांत्रिक मुल्कों का प्रेस भी हमसे ज़्यादा बेहतर हालत में है। जी हाँ, नए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नेपाल, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि भूटान की स्थिति भी हमसे अच्छी बताई गई है। पहले की तरह इस वर्ष भी यूरोपीय देश प्रेस फ्रीडम मामले में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि से ऊपर हैं। फिनलैंड पूरी दुनिया में नंबर 1 तो नीदरलैंड दूसरे, नॉर्वे तीसरे और डेनमार्क चौथे नंबर पर है। यानी इन देशों में प्रेस सबसे अधिक आज़ाद है। आप इस इंडेक्स को किसी विदेशी एजेंसी की गैर भरोसेमंद कवायद कहकर पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि विकास से लेकर निवेश तक ऐसी ही वैश्विक एजेंसियों के आकलन पर आधारित इंडेक्स में यदा-कदा अच्छा नंबर पाने पर हमारी सरकारें और हम अपनी पीठ थपथपाते हैं। दूसरी बात कि प्रेस फ्रीडम के मामले में इस तरह का आकलन सिर्फ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या अमनेस्टी इंटरनेशनल का ही नहीं है, स्वदेश की कई प्रतिष्ठित और प्रतिनिधि संस्थाओं का भी ऐसा ही है। हाल ही में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने देश के एक प्रमुख राज्य में मीडिया परिदृश्य का आकलन किया और पाया कि वहां के हालात बेहद खौफनाक हैं। मैं छत्तीसगढ़ पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। कुछ अन्य राज्यों के बारे में भी विभिन्न संस्थाओं ने अपने अपने आकलन किए हैं। दुखद है कि ऐसी तमाम रपटें आ रही हैं, पर हमारी स्टेट और व्यवस्था को चलाने वाली अहम संस्थाएं इस मुद्दे पर लगभग खामोश हैं। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम अपने देश में मीडिया या प्रेस फ्रीडम के मौजूदा सूरत हाल के ऐसे ही कुछ खास पहलुओं पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। हमारे साथ हैं इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ मनीष छिब्बर, हमारे साथ हैं विराज स्वाइन जो अंतर्राष्ट्रीय विकास विशेषज्ञ हैं और न्यूज़ लॉन्ड्री की कंसल्टिंग एडिटर भी हैं। हमारे साथ हैं सबा नकवी, वरिष्ठ पत्रकार। शुरुआत मनीष हम आपसे करते हैं। इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं कई बार मीडिया में बहस छिड़ती है, कई बार नहीं भी होती है, कई बार चर्चा तक नहीं होती है, लेकिन जो अपने देश में जो हालत है हम कितने संतुष्ट कितने असंतुष्ट हैं वो प्रश्न नहीं है। सवाल यह है कि क्या स्थितियां इंप्रूव हो रही हैं, क्या प्रेस फ्रीडम के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं क्या उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ 2 विषय है। जो प्रेस फ्रीडम है, अगर आज वो खतरे में है, जो 133वें नंबर पर हम हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्रेस का अपना भी है। हम लोग हर चीज़ में सरकार को दोष देते हैं कि इतना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गया है, क्रॉस होल्डिंग हो गया है, 4 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस देश की बड़ी एक ही कंपनी चला रही है। तो इन सब विषयों में जो पत्रकार है, जो एक नॉर्मल रिपोर्टर है, उस पर किस तरह से उस कंपनी के मालिक का कुछ कैसा भरोसा है और कैसा उस पर दबाव है, इन सब चीज़ों को जनरली हम लोग दरकिनार कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। अब जो मीडिया की फ्रीडम है वो इन सब विषयों से आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। अब भारत में अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि क्या जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, मोदी सरकार आई है, क्या इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ के नाते मुझे फ़ोन आया किसी खबर को रोकने के लिए, तो नहीं आया है। कांग्रेस के टाइम पे आया था, यूपीए के टाइम पे नहीं आया, नहीं आया। लेकिन सरकारों का ये काम करने का एक तरीका होता है कि जनरली वो मालिकों के थ्रू काम करती है। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि इंडियन एक्सप्रेस में हमारे मालिक जो हैं वो जिसको कहते हैं फेसलेस है। वो कभी हमारे आधे लोगों ने उनकी शक्ल भी नहीं देखी है। लेकिन ऐसे मीडिया भी है जहां मालिक एडिटर इन चीफ का पद लेके उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में बीच में बैठे हैं। तो वहाँ प्रेस फ्रीडम का सबसे बड़ा खतरा तो वो मालिक ही है ना। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले अगर हम मीडिया की फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो हमें अपने भीतर झांकना पड़ेगा कि ये खतरा कहाँ से है, सरकार से ज़्यादा है या मालिकों से ज़्यादा है। लेकिन विराज, हम
मीडिया के अंदर क्या वो समस्या है जिसकी वजह से प्रेस फ्रीडम हमारे यहाँ फिनलैंड की तरह, डेनमार्क की तरह, नॉर्वे की तरह नहीं है या नहीं हो सकती फिलहाल? हम उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर प्रेस फ्रीडम का दायरा बढ़ाने वाली वो कौन सी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं जो दुनिया के उन देशों में, जिनको हम यूरोपीय देश कह रहे हैं, वहां तो मुहैया करा रही हैं प्रेस फ्रीडम को, प्रेस की, लेकिन अपने देश में उसे रोक रही हैं? क्या इसका कोई सामाजिक आर्थिक पहलू है? उससे पहले मैं एक्चुअली आपके ओपनिंग लाइन को दाद देना चाहती हूँ कि ये मेथडोलॉजी एक्चुअली बहुत ही उम्दा है, जिसके लिए ये इंडेक्स हमें काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। और इस साल 2015 में इनका जो हेडलाइन है कि प्रेस फ्रीडम इज़ ऑन रिट्रीट, पूरे विश्व में ही रिट्रीट में है। और दो बड़े मेथडोलॉजी जो मुझे लगता है भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, एक है इम्प्यूनिटी इंडेक्स, और पिछले साल भी हमने देखा नवंबर 2 जो इंटरनेशनल डे फॉर अगेंस्ट इम्प्यूनिटी ऑफ मर्डर ऑफ जर्नलिस्ट माना जाता है, भारत सोमालिया, एरिट्रिया जैसे देशों के साथ है, साउथ सुडान जैसे देशों के साथ है, 14 वो देश जहाँ पे पॉलिटिकल रिपोर्टिंग जानलेवा बनता जा रहा है। तो मुझे लगता है इम्प्यूनिटी एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है जो ये इन्होंने इस बार काफ़ी तवज्जो, वेटेज उसे काफ़ी दिया है। आपने जो आर्थिक परिस्थिति की बात की, सोशियो इकोनॉमिक, जिस देश में 97% आबादी इनफॉर्मल सेक्टर में हो, जिस देश में 830 24/7 न्यूज़ चैनल्स हो, वर्नाकुलर, इंग्लिश, हिंदी सब मिला के, जिस देश में 28,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हो, क्या 97% आबादी की रहने वाली स्थिति, जो उनकी लिव्ड एक्सपीरियंसेस और लिव्ड रियलिटीज़ की बात करते हैं, क्या उसके ऊपर 50% छोड़िए 10% रिपोर्टाज होती है? वो जो 28,000 न्यूज़पेपर है और वो जो 830 24/7 न्यूज़ चैनल्स है। तो इतनी ज़्यादा विषमता, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी लीड्स टू एक्सट्रीम एपैथी, जो मुझे लगता है भारत का एक चीज़ जिसकी वजह से हमारा प्रेस हमारे जो 97% लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सच्चाइयों को नहीं प्रदर्शित करता है, वो एक्सट्रीम इनइक्वालिटी का भी एक जो विषमता है अमीर और गरीब में, एंड जो हमारे न्यूज़ रूम्स इतने इलीट बनते जा रहे हैं, लटियन, साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई, रिपब्लिक ऑफ साउथ दिल्ली एंड साउथ मुंबई, वो भी दर्शाता है कितना। और सेल्फ सेंसरशिप में तुरंत बात ख़त्म करूँगी। सेल्फ सेंसरशिप, 3 बड़ी कहानियाँ जो मुझे लगता है, मनीष जी ने बोला कि मीडिया के मालिक खुद ही सेंसरशिप करते हैं, तो हमें बाहर की सेंसरशिप की क्या ज़रूरत है। पहला स्टोरी था कटार से जब बॉडी बैग्स, हमारे 28 साल 22 साल के लड़के जो काम करने जाते हैं, भारत रेमिटेंस इकोनॉमी, हमारा डेवलपमेंट आज के तारीख में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पैसे से होता है, ब्लू कॉलर वर्कर से। कटार से जब बॉडी बैग्स आने लगे, वो इतनी बड़ी स्टोरी थी, उसको उतना तवज्जो नहीं दिया गया। दूसरा स्टोरी है जो डेटा सेंसरशिप होता है, हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, कास्ट हो। और तीसरा आरबीआई के जो डिफॉल्टर्स लिस्ट निकली है, उनका नाम काहे नहीं छाप रहे हैं? ये सेल्फ सेंसरशिप भी तो खुद ही एक फ्रीडम पे बॉडी ब्लो है। सबा, हम ये समझना चाहेंगे आपसे, जो जैसा विराज ने कहा, मनीष ने भी कहा, क्या कोई कानून बनाकर, कोई प्रावधान रखकर क्या मीडिया के फ्रीडम को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, विस्तार दे सकते हैं, या ज़मीनी स्तर पर जो स्थितियां हमारे देश में हैं वो जब तक नहीं बदलती तब तक प्रेस फ्रीडम को इंश्योर करना, उसकी गारंटी करना या उसका दायरा बढ़ाना मुश्किल है? क्या आपको क्या लगता है? कुछ हद तक तो हमारे देश में बहुत ही शानदार मीडिया भी है और बहुत फ्रीडम्स भी हैं। अब अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट कन्वेंशनल पेपर या टेलीविज़न चैनल में आप नहीं डाल सकते, आजकल इतने लाइवली न्यूज़ सोशल मीडिया नहीं, न्यूज़ पोर्टल, डिजिटल पोर्टल जो फर्स्ट क्लास रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, जो आप परहैप्स यू कैन डू इट इन द थिंग, वो भी हो रहा है। ये है, लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और कुछ साल पहले, ये मैं आई एम नॉट श्योर, कुछ साल पहले मैंने कुछ फिगर्स देखी थी कि, और शायद मैंने लिखा भी था कि सीरिया के बाद हिंदुस्तान में पत्रकार की मौत हुई इन स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस। अब हिंदुस्तान में एक तरफ तो लगता है कि इतनी फ्री है मीडिया की दीवानी लगती है कभी मीडिया, कभी ये कभी वो, इस तरह का भी देयर इज़ नो, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह के हालात कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़ की आपने बात की, एडिटर्स गिल्ड ने बात की, छत्तीसगढ़ में मीडिया कम्प्लीटली या तो कंट्रोल्ड है
या रिप्रेस्ड है, या तो वो मीडिया को निकाल रहे हैं। वो एक वॉर जोन वाला मीडिया की स्थिति वहाँ पे बन गई है। और ये हिंदुस्तान में पहली बार, हिंदुस्तान के किसी इलाके में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में भी कई तरह की कंडीशंस है। लेकिन जो मनीष ने शुरुआत में जो बात कही है कि जो फ्रीडम की हम बात करते हैं, एक तो मीडिया को अपने खुद में नज़र डालनी चाहिए, मीडिया के कुछ प्रैक्टिसेस हमें खुद करेक्ट करने चाहिए। मीडिया के ओनर्स वो सब, दे आर द बेस्ट इक्विप्ड टू टेक अवे और गिव अस द फ्रीडम्स। मीडिया को ओन करते हैं। और लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह से अफ़गानिस्तान की मीडिया और ज़्यादा फ्री है हिंदुस्तान की मीडिया से। मुझे ये अभी इन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा मेथोडोलॉजी है, तो मुझे मेथोडोलॉजी समझ नहीं आया ये किस तरह से मेथोडोलॉजी हो सकती है। बहुत सारी कमियां हैं हिंदुस्तान में, बहुत सारी। लेकिन एक चीज़ जिस गर्व भी आता है कि हमारी मीडिया ओवरऑल फ्री है। उस फ्रीडम्स में रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। लेकिन शबा, जो आप कह रही हैं मुझे भी कि भाई अफगानिस्तान से आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं हमें, लेकिन एक ताजुब होता है, खासकर जब अपने भारत के इतने विशाल मीडिया को हम देखते हैं कि बामुश्किल 2.46 या अधिकतम 3.2 के आसपास इंटायर इंडियन मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात मैं कर रहा हूँ, रूरल इंडिया कवर किया जाता है। जो भारत का ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण भारत, वो 2.4 से लेकर 3.2% के आसपास, हाईएस्ट रेट जो है 3.2 है, जो अंग्रेजी अखबार वो कवर किया जाता है। और ये सर्वे एथेंटिक सर्वे है जो CSDS ने करवाया था। तो विराज, मैं बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि हम इसके बाद एक छोटा अंतराल लेंगे और फिर आप तीनों लोगों से आपकी बात समझेंगे। ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को आप इस बात से मत देखिए कि कितने चैनल आपके पास हैं, कितने आपके पास अखबार हैं, बल्कि उनमें परोसा क्या जा रहा है, किसको एड्रेस किया जा रहा है, क्या परिस्थितियां हैं। केवल छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है, देश के दूसरे सूबों का क्या हाल है, वहां ओनरशिप कैरेक्टर क्या है अखबारों का, क्या रिपोर्ट हो रहा है, कैसे देखती हैं? तो चूंकि मैं हंगर इंडेक्स और मैल न्यूट्रिशन इंडेक्स पे खुद काम कर चुकी हूँ और जुड़ चुकी हूँ इस तरह के मेथोडोलॉजी से, बस सभा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉशन वर्ड है। एक और मेथोडोलॉजी में एक और इंडिकेटर है नॉन स्टेट एक्टर्स का जो जुल्म हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में सामाजिक एकता मंच हुआ, कालबुर्गी जी का हत्या हुआ, इनको भी इन्होंने गिना है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स स्टेट के छत्र छाया में जो जुल्म कर रहे हैं, जो आप स्टेट या वेस्टेड इंटरेस्ट, या वेस्टेड इंटरेस्ट, बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट, हाँ, हर चीज स्टेट पे के दरवाजे पे नहीं डालना चाहिए। ये जो क्या परोसा जा रहा है, हमने एक स्टडी कराई थी 3 साल पहले कि फूड का किस तरह का कवरेज होता है। जिस विश्व का बोलते हैं हर तीसरा भूखा व्यक्ति भारतीय है, ठीक है, वहाँ पे हमारी मीडिया में वेट लॉस प्रोग्राम, फूड फेस्टिवल का कवरेज ज़्यादा है, ना कि भूख, ना कि क्राइसिस लाइक कुपोषण, और ना कि मैलन्यूट्रिशन। इस तरह का जो एग्रीगेटेड कवरेज कम थे फूड फेस्टिवल और डाइट। विराज की इसी टिप्पणी के साथ अभी हम एक अंतराल लेते हैं और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से उठते सवालों पर हम अपने तीनों मेहमानों की राय लेंगे। एक अंतराल। मनीष, हम अंतराल से पहले मीडिया मंथन की आज की चर्चा में जब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहे थे तो एक बड़ा सवाल आप तीनों के बीच से उभरता नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो सोशियो इकोनॉमिक परिस्थितियां हैं वो हमारी प्रेस की आज़ादी से भी जुड़ी हुई हैं। हम कैसे देख रहे हैं प्रेस को और प्रेस समाज को कैसे देख रहा है? हाल के दिनों में हम देखते हैं कि देश का एक बेहद समृद्ध और सुखी राज्य, जहां कोई उस तरह का कन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, गुजरात, वहां पे इंटरनेट को उस पर बंदिश लगानी पड़ी। ठीक उसी तरह से जो कन्फ्लिक्ट जोन इस देश का सबसे बड़ा है, कश्मीर, वहां कुपवाड़ा से लेकर कुछ एक इलाकों में इंटरनेट पर भी रोक लगानी पड़ी। ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं हाल के दिनों में, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकारें चाहेंगी कि देश भर में सब अखबारें बंद हो जाए, सब टीवी चैनल बंद हो जाए, और ये आज से नहीं, ये शुरू से आप हिस्ट्री में जाइए, ये सब हर सरकार यही चाहती है। क्यों? और जब जो करंट गवर्नमेंट है, जब ये आई, इन्होंने कहा, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर के मंत्रियों ने, इस गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने
जर्नलिस्ट के बारे में क्या क्या कहा, प्रेस्टिट्यूट वगैरह वगैरह। तो उनका कहने का ये था कि हमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम अपना मीडिया सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे। लेकिन जो गुजरात में हुआ वो ये था कि सडनली आप ये गुजरात में एक आपने हुआ क्रिएट किया होता, या एक पूरे देश में दुनिया में बात फैलाई हुई थी गुजरात मॉडल। ये पटीदार जो स्टर हुआ उसके बाद सडनली वो गुजरात मॉडल एक्सपोज हो गया, क्योंकि जो पटीदार थे वो दे आर अमंग द बेटर ऑफ स्टार्टर ऑफ द सोसाइटी। जब वो लोग सड़कों पे उतर गए तो सब लोगों ने पूछा कि इन लोगों को अगर आने की ज़रूरत है तो जो असली गरीब है उसको क्या परेशानी है, उसके लिए क्या है। तो ये क्योंकि गुजरात मॉडल को एक्सपोज करता था तो सडनली अब वो सब आधे 200-400 लोग अंदर है, उनका नेता अंदर है, 200 दिन हो गए उनको। और आप देखिए हरियाणा में क्या हुआ, पत्रकार जाना चाहते थे, जब यहाँ एजिटेशन हुआ, जाट एजिटेशन हुआ, पत्रकारों पे अटैक हुए, देयर वाज नो गवर्नमेंट इन प्लेस, पुलिस बिल्कुल अपने नरादत थी। नहीं, लेकिन मैं मनीष, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मैं यही समझना चाहता हूं कि जो मेन स्ट्रीम प्रेस है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है दिल्ली का, चाहे वो विजुअल हो या प्रिंट हो, जिसे राष्ट्रीय कहते हैं, राष्ट्रीय मीडिया, ये न तो हरियाणा को प्रॉपरली कवर कर पाया जो बिल्कुल बगल में है, न गुजरात में मेहसाणा से लेकर और वहाँ क्या हो रहा है उसको कवर कर पाया, न कुपवाड़ा को कर पाया ठीक से। ये आप वहाँ के स्थानीय स्ट्रिंगर्स की रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश को सूचित कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, या ऑफिशियल जो वर्जन आ रहा है उसके आधार पर। ठीक वही छत्तीसगढ़ में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की अगर टीम न जाती तो भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं ये खबर नहीं आ रही थी कि वहाँ के हालात वाकई हैं क्या। देखिए, एक तो सबसे बड़ा मैं बताना चाहूँगा, आप जनता को वही मिलेगा जो जनता चाह रही है। अगर आप अब यू हैव टू पे फॉर इट। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस जैसा एक अखबार है, नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अखबार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि एक अखबार है जो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके मैंने 8 रिपोर्टर हरियाणा में भेजे। सर मैं आपके अखबार की बात करना ही नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं आई एम टॉकिंग अबाउट मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि अब हर अखबार, हर सबकी बात कर रहा हूं, अपना वो देखता है कि अगर एक रिपोर्टर को मैं उड़ीसा भेजूंगा तो मेरा इतना खर्चा आएगा, कोई रीडरशिप नहीं है। आप इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि लोग भूख पे नहीं लिख रहे, लेकिन लोग उस पार्टी उस रैंप शो के बारे में लिख रहे हैं, फैशन शो के बारे में, क्योंकि हो सकता है जो उस अखबार की रीडरशिप है वो ही मांग रही हो। नहीं, लेकिन सभा ये केवल खर्च का मामला है या इसके पीछे और कुछ है कि एक्सप्रेस तो भेज पाता है, दूसरे लोग भेज नहीं पाते या भेजना नहीं चाहते। मैं जब मैं आउटलुक मैगजीन में थी तो मैं आपको एक सच बात ये है कि विनोद मेहता भी आधी पॉवर्टी फैमिन इंडेक्स ये नहीं कवर करना चाहते थे, वो कहते थे दिस इज बोरिंग। कुछ लोग आके बार बार ऐसी चीज़ें सजेस्ट करते थे और ये मानी जाती है लिबरल ह्यूमन मैगजीन, उनका भी ये था, इट इज़ बोरिंग। नाउ इट इज़ नॉट, इट कैन बी मेड वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप सही तरीके से करें तो उसमें। लेकिन मैं एक अलग पॉइंट करना चाह रही हूँ, मीडिया में इन ऐसी स्टोरीज़ की, ऐसी रिपोर्ट्स की बहुत अहमियत है, इनको करना चाहिए, मीडिया को ऐसी चीज़ें फॉलो अप करना चाहिए। अभी हिंदुस्तान में आज के हालात में लोग गर्मी में हीट स्ट्रोक से मर रहे हैं, वहाँ फैमिन, ड्राउट, क्या क्या हालात हो रहे हैं, लेकिन वजह ये है कि मीडिया क्यों कुछ सब्जेक्ट्स बार बार दिल्ली नेशनल मीडिया डिबेट करता है, क्योंकि ये चलती हैं। एक तो हिंदू मुस्लिम डिबेट्स, नेशनल एंटी नेशनल डिबेट, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें चाहे मैगजीन फॉर्मेट हो, अखबार का फॉर्मेट हो या टेलीविजन, ये सबसे ज़्यादा रीडर्स को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन विराज, हम ये समझना चाहते हैं कि क्या भारत में मीडिया के अंदर, जिसकी चर्चा हम शुरू में मनीष ने की, क्या मीडिया के अंदर भी कोई ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से मीडिया फ्रीडम का दायरा नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि जो सेवा शर्तें हैं लोगों की, कामकाज की जो शैली है, न्यूज़ रूम की जो का जो कॉम्प्लेक्सन, आई मीन उसकी जो संरचना है, क्या ये फैक्टर्स भी हैं भारत में? तो वर्किंग कंडीशंस के, जर्नलिस्ट के वर्किंग कंडीशंस की बात आपने कही, मजीठिया रिपोर्ट जब आया, ये लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा अकेली बनती जा रही है। जब 14,000 NGOs का लाइसेंस कैंसिल होता है, मीडिया उस पर लिखती है, लेकिन जब जर्नलिस्ट मारे जाते हैं, या 2 साल से 3 साल हो गए हैं, मारुति मानेसर के जो वर्कर्स हैं अब बिना बेल के, बिना चार्जशीट के जेल पे पड़े हुए हैं, विच इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रावेंशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी कॉन्ट्रावेंशन। बहुत बड़ा विज्ञापन दाता है मीडिया का। बिल्कुल,
और या फिर LIC जो RBI डिफॉल्टर्स लिस्ट में सबसे ज़्यादा उसके बैड डेट है, सरकार LIC को ATM मशीन की तरह इस्तेमाल करती है। ये सब चीज़ें तब तक नहीं लिखी जाएंगी जब तक जर्नलिस्ट की खुद की वर्किंग कंडीशंस हाशिए पे होगी। लेबरर्स अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, NGOs अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, मीडिया फ्रीडम की अपनी लड़ाई खुद लड़ी जाएगी, जबकि तीनों डेमोक्रेसी के लिए बहुत अत्यंत जरूरी हैं और तीनों की लड़ाई में इंटरनेशनल सॉलिडारिटी तो हम समझना चाहते हैं कि और मैं और एक प्रायोरिटी की बात करना चाहती हूँ। मनीष जी ने बोला कि कभी पाठक पढ़ना नहीं चाहते या फिर ये टॉपिक्स उतने इंटरेस्टिंग नहीं है। वही मालिक जिसके पास पैसा होता है डेवॉस के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए प्लेन लोड जर्नलिस्ट भेजते हैं। फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट एडिस अबाबा के लिए नहीं जर्नलिस्ट भेजते। WTO निगोशिएशंस के लिए आपके राज्यसभा टीवी ने भेजा था WTO निगोशिएशंस के लिए, उसके लिए नहीं जर्नलिस्ट चाहते हैं। कैसे डेवॉस हमारे जैसे देश के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया WTO क्लाइमेट चेंज या FFD समिट के लिए? प्रायोरिटी की बात है। अगर मालिक एक तबके पे है, स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे, उसको लगता है दुनिया वही है, सच्चाई वही है और जर्नलिस्ट की वर्किंग कंडीशंस हाशिए पे है, तो उसी तरह का ही बिल्कुल अंत में हमारे पास समय कम है। क्या सभा जो न्यूज रूम में विविधता का न होना भारत में, क्या वह भी एक फैक्टर है जो मीडिया फ्रीडम को प्रभावित कर रहा है? बहुत बड़ा फैक्टर है। हिंदुस्तान की जो मीडिया है वो हिंदुस्तान को रिफ्लेक्ट ही नहीं करती। और मैं ये अभी नाम नहीं लूंगी, मैं बता दूं जो बहुत लिबरल पब्लिकेशंस या जो भी कहो, उनमें भी कोई सोशल डाइवर्सिटी नहीं है करीब। और मैं इसको कहूंगी कि मर्द अपर कास्ट मेल ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं, महिलाओं से ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं। ये सब न्यूज़ रूम्स में हो रहा है और पूरा एक कंसेंसस बनता है। आप देखिए, लेकिन इसकी कुछ लोगों ने बात भी की है, लेकिन ये रियलिटी है नेशनल मीडिया में। बिल्कुल अंत में और दलित और ट्राइबल आदिवासी तो रिप्रेजेंटेड है ही नहीं कि मीडिया में हाल के दिनों में एक बड़े पैमाने पर मीडिया में संकेंद्रण हो रहा है, कंसोलिडेशन। आप देखेंगे बहुत सारे ग्रुप एक ग्रुप में मर्ज कर रहे हैं, बहुत सारा टेक ओवर्स हो रहे हैं। क्या हम माने कि मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में अगर यही स्थिति कंसोलिडेशन ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस रही तो क्या हम और नीचे जाएंगे या हम बेहतर स्थिति में जा सकते हैं? जी, इसका तो सिंपल जवाब है, हमें नीचे जाना चाहिए। इनफैक्ट मैं इसीलिए सभा की बात से बिल्कुल से कि मेरे को समझ नहीं आता है कि हम 133 पे भी क्यों है, हम 180 पे क्यों नहीं है। आपको मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। उसकी वजह है कि पहले अगर किसी कॉरपोरेट को अपनी स्टोरी रुकवाने के लिए एक मालिक को 10 मालिकों को फोन करना पड़ता था। अब क्योंकि वो 10 ऑर्गेनाइजेशंस एक ही मालिक कंट्रोल कर रहा है, वो सिर्फ उसी को फोन करेगा। देखिए, वर्किंग कंडीशन जर्नलिस्ट की पहले भी खराब थी और अब भी खराब थी। जब इमरजेंसी हुई, जो जर्नलिस्ट उस समय भी आए वो भी उन दोनों मर्सिडीज में नहीं घूम रहे थे, वो भी DTC की बस में ही घूम रहे थे। मेरा कहने का मतलब है कि सबसे जो बड़ी परेशानी है वो ये है कि हम लोग अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। जर्नलिज्म को सिर्फ हम लोग शोर का विषय बना रहे हैं। मुझे लगता है कि आप तीनों मुझे लगता है आपके दर्शकों को एक अच्छा एग्जाम्पल जो आप और मैं काफी बार बात किए हैं जानना चाहिए। बज़फीड ने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, जहां पे लंदन में जब बज़फीड ने रिक्रूट किया तो बोला अगर आप टॉप 10 कॉलेजेस से हैं, वारिक, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, प्लीज कृपया अप्लाई ना करें। डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने टॉप 10 डिसाइड की। अगर आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप इरेवरेंट है, आप एंटी एस्टैब्लिशमेंटेरियन है, कृपया अप्लाई करें। लेकिन अगर आप टॉप 10 कॉलेजेस से हैं तो कृपया अप्लाई ना करें। इसमें मैं एक ऐड करूँ, ये बहुत अहम मुद्दा है। यहाँ किसी भी जगह इस तरह का डोमिनेशन ऑफ वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी हिंदुस्तान में बहुत आराम से चलता जा रहा है। नो दलित रिप्रेजेंटेशन इन द मीडिया, नो आदिवासी। आप कह चुकी हैं। तो अंत में मुझे ऐसा लगता है कि आप तीनों लोगों की चिंता यह है कि मीडिया का जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत को अगर ऊपर ले जाना है तो सामाजिक आर्थिक सच्चाइयाँ जो हमारे देश की हैं वो भी बदलनी चाहिए, मीडिया की जो कंडीशंस हैं काम करने की वो भी बदलनी चाहिए। कुल मिलाकर मीडिया या प्रेस की जो स्वतंत्रता समाज में है वो दरअसल हमारे आधार में ही निहित है। समाज को ज़्यादा लोकतांत्रिक, ज़्यादा सहनशील और ज़्यादा उदार बनाकर ही इसे आप आज़ाद बना सकते हैं, किसी सर्कुलर या कानूनी प्रावधान से नहीं। जिन देशों में प्रेस सबसे ज़्यादा आज़ाद है वहाँ कानूनी और सियासी दावे कम हैं पर समाज में स्वतंत्रता और सहिष्णुता सबसे ज़्यादा है।
प्रेस फ्रीडम का दूसरा पहलू मीडिया के अंदर का है। वो पूंजी, स्वामित्व और संपादकीय विभाग से जुड़ा है। मीडिया उद्योग में बढ़ते संकेंद्रण को रोकते हुए क्रॉस मीडिया ओनरशिप पर भी गौर करना होगा। इससे स्वतंत्रता और विविधता के लिए माहौल बनेगा। साथ में संपादकीय स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाना होगा, जो आज बिजनेस या निहित स्वार्थ के सियासी हितों के दबाव में लगातार सिमटता जा रहा है। और संपादकीय स्वतंत्रता की बात जब हो रही है तो वो सिर्फ किसी एक संपादक की स्वेच्छाचारिता नहीं है, वो पूरे संपादकीय विभाग की स्वतंत्रता है। पत्रकारों को रोजगार संबंधी सुरक्षा, बेहतर कामकाजी माहौल और लोकतांत्रिक समावेशी न्यूज रूम के साथ ही संपादकीय स्वतंत्रता की गारंटी की जा सकती है। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।